इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो तो खा पी के खत्म रखा होगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजनिक रक्त नहीं है, बी ऑक्सीजनिक रक्त है। इसको हम आगे लिखेंगे बी ऑक्सीजनिक रक्त है। सबसे पहले निचली महाशिरा ऊपरी महाशिरा से दायां आलिंग में आ जाएगा। दायां आलिंग से दायां नीले में रक्त जाएगा, और जैसे ही दायां नीचे से दबेगा तो यहाँ से ब्लड, यहाँ से रक्त होगा निकल करके धमनी, धमनी मतलब इधर से दूर जाने वाला, दूर से दूर है ना, दूर धमनी, दूर धमनी, धमनी, ठीक है। अब ये और इसमें भर गया, ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजन भर गया और ऑक्सीजन भरा हुआ रक्त लाएगा। तो इसमें जो रक्त है वो है ऑक्सीजनिक रक्त, ऑक्सीजनिक रक्त, ठीक है। अब ये जो वापस हृदय के पास ला रहा है, पास ला रहा है कौन? शिरा, शिरा ला रहा है, फुफ्फुस के पास ला रहा है तो फुफ्फुस शिरा, ये वाली जो नस है ये क्या कहलाएगी? फुफ्फुस शिरा, ठीक है। अब फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध खून ले आया है, शुद्ध खून आएगा यहाँ से, यहाँ से भर जाएगा। अब ये अशुद्ध खून था, बी ऑक्सीजन रक्त, ये शुद्ध खून है ऑक्सीजन रक्त, इसके बीच में दीवार होती है, दोनों को मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर दोनों मिल जाएगा तो शुद्ध खून शुद्ध तो रहा ही नहीं ना, उसमें तो ऑक्सीजन CO2 वाला गंदा खून मिल जाएगा, तो फिर गंदा खून पूरे शरीर में फैलेगा और हमें जितना शक्ति मिल पाएगा, पहले मिलता था शुद्ध खून से उतना शक्ति नहीं मिल पाएगा, तो हम इतना विकसित रह ही नहीं पाएंगे। तो हम विकसित है क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं, अब ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा के लिए पूरे शरीर में एकदम शुद्ध खून, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ केवल खून फैलना चाहिए, मिश्रित खून या गंदा खून नहीं। इसलिए हमारे हृदय में 4-4 कोष्ठक बन जाते हैं, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ, सब अलग अलग बटे होते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ से पोषक तत्व ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और वापस जब कोशिका अपना अच्छे से सारा पोषक तत्व ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वापस जो बचा हुआ तरल पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, क्योंकि कोशिका क्या करता है ऑक्सीजन रख लेगा और अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है वो दे देगा, लसिका को दे देगा, और लसिका फिर आगे जाकर के यही वेन में जाके छोड़ देता है सबको, वेन में जाके छोड़ देता है लसिका, ठीक है। लसिका भी छोटे छोटे पाइपों से जमा होकर के यही वेन में चला जाता है। तो ये डिटेल में आपको 11th में पढ़ना है, 12th में 11th और 12th में पढ़ना है, तो इतना डिटेल में जाएगी। इतना समझिए कि प्लाज्मा यहाँ से बाहर निकल जाता है, पतले पाइप पर जाते हैं तो इसके साथ पोषक तत्व ऑक्सीजन WBC छोटे प्रोटीन निकल आते हैं, उसी को टोटल में लसिका कहते हैं, ठीक है। अब वापस फिर हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है जैव प्रक्रम का लेसन नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे वहन तंत्र के बारे में। पूरा सर्कुलेशन सिस्टम हम अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेसन में हम पढ़ते हैं हमारा रक्त। सबसे पहले हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर रक्त को जो पंप करता है मशीन जो है हमारे अंदर मोटर हृदय, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पादप परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हुए हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, इसमें सबसे पहले ये किस किस चीज से बना होता है? सबसे पहला जो होता है इसमें होता है प्लाज्मा, और फिर इसमें कोशिकाएं भी होती हैं, कोशिकाएं, फिर इसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन भी होता है और इसमें कुछ खनिज भी होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह का ये तरल पदार्थ है। प्लाज्मा एक तरह का तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है जिसमें 90% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा पानी है, सिर्फ पानी ही है। और ये प्लाज्मा काम क्या करता है? प्लाज्मा का मुख्य काम है चीजों को घुला घुला करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। प्लाज्मा क्या क्या घुलाता है? सबसे पहले CO2, CO2 को घुलाएगा। CO2 जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हमारे पास कुछ खाना है, खाना यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व को, और जो पोषक तत्व कोशिका जब उपयोग कर लेती है तो कुछ नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ बनते हैं। वो क्या होता है? वही गंदा वाला चीज जो बाहर निकाल के फेंकना होता है, CO2, जैसे कि मैंने लिख भी दिया है, और भी कई सारे होते हैं। यूरिया का नाम सुना है आपने? यूरिया हमारे खून में बनता है कोशिका में, उसी को कहते हैं नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ। तो ये सारी चीजों का क्या करता है? वहन करता है। प्लाज्मा तरफ लिख दिया हमने। अच्छा, तरल 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 पदार्थ है जिसमें से 90% से भी ज्यादा, 95 प्लस 90% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा पानी है, इसलिए इसे हम तरल कहते हैं। और ये अपने अंदर किस किस चीज को घुलाता है? CO2 को, पोषक तत्व को, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ। आपने यूरिया का नाम सुना है ना? यूरिया हमारे शरीर में बनता है, ये प्लाज्मा में घुल के यूं तैरती हुई नदी से, यानी कि रक्त से बहती हुई पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। यूरिया किडनी से जाके छन जाता है और CO2 फेफड़ों के पास, फुफ्फुस के पास आके छन जाता है और हमारी सफाई हो जाती है शरीर की। अब आते हैं कोशिकाओं में। ये तो हो गया इसका काम। अब आते हैं कोशिकाओं में। रक्त में कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं? रक्त में मुख्यतः 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है लाल रक्त कोशिका, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC, RBC। और एक है
सफेद यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, सीधे सीधे लिखते हैं सफेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सीधे सीधे तौर पर WBC। और तीसरी जो कोशिका है वो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो ये है, ये 3 तरह की कोशिका रक्त में पाई जाती है। एक है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, RBC। ये करती क्या है? ये ऑक्सीजन को ढोती है, ऑक्सीजन को ढोती है, ठीक है। और सफेद रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल WBC क्या करती है? WBC जो है हमारे शरीर का ये आर्मी मैन है, यानी कि बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। या मैं इस तरीके से इसे लिखूं और अच्छे से, ये हमारे डिफेंस सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जितने भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, WBC उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है और हमें बचाता है। और तीसरा प्लेटलेट्स, कभी कभी हमारे हाथ पैर कट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, तो ब्लड को, खून को थक्का जमा करके रोकता कौन है? प्लेटलेट्स। कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। प्लेटलेट्स मुख्यतः रक्त को थक्का जमाता है, रक्त को थक्का जमाता है। तो ये है मुख्यतः रक्त। रक्त में बेसिकली प्लाज्मा होता है, पानी तरल पदार्थ, उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो आपको पढ़ना नहीं है, और कुछ खनिज भी होता है जो आपको पुनः पढ़ना नहीं है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, इसको उतारिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे वाले पार्ट पे। तो हमने देखा रक्त, रक्त तो हम देख लिए। अब रक्त को पूरे शरीर में फैला करके ये सर्कुलेशन कंप्लीट कौन करता है? पूरे शरीर में रक्त को फैलाता कौन है? हृदय। हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मानव हृदय। पंपन, मोटर कौन है हमारे शरीर का? हृदय ही तो है। मानव हृदय के बारे में हम देखते हैं। मानव हृदय, मानव हृदय ये 5 नंबर में पूछता है, तो आपको डिटेल में देखना है। मानव हृदय होता कैसा है? ऐसा ऐसा, ये पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ये लाएंगे, यहाँ से ये लाएंगे, ठीक है। इसको एक बिल्कुल एकदम सीधा नहीं रखना है, ऊपर पतला और नीचे लाते लाते इसको मोटा कर देना है, ये दीवारे को मोटा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 भागों में काटेंगे, इसको 2 भागों में काटेंगे, इसको गोल बना देंगे, इसको गोल बना देंगे, इसको गोल बना देंगे, इसको गोल बना देंगे, सिंपल। अब ये दरवाजा है, इसको नीचे की ओर गेट लगा देंगे, इसमें भी नीचे की ओर गेट लगा देंगे, बस हो गया हमारा काम। आइए यहाँ से एक नली ऊपर से और एक नली नीचे से, और यहाँ से आएगा, यहाँ से एक नली से निकल जाएगा, निकलने के बाद वापिस यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये बन गया हमारा हार्ट यानी कि हृदय, मानव हृदय। बस इतना ही होता है। क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। एक ट्रिक है, एक तरीका है ये जो भी रक्त वाहिकाएं हमने बनाई हैं, तरीका है जो हृदय से दूर जा रहा है, दूर दूर दूर, वो धमनी कहलाएगा। जो हृदय से जो दूर जाएगा उसको हम कहेंगे धमनी। आप याद कैसे रखेंगे कि दूर वाले को धमनी कहेंगे? दूर से दूर लेना है, धमनी से धार लेना है, दोनों को मिला के दूध बना देना है। दूध से याद रखेंगे, दूर वाला धमनी। जो हृदय के पास आ रहा है, जो हृदय के पास ला रहा है रक्त को, वो उसे कहेंगे सीरा। आप इसको कैसे याद रखेंगे? पास, स से स से, प से पास, स से सीरा, ठीक है। दोनों में स है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है रक्त को हृदय के पास ला रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, ये कहलाएगा सीरा, सीरा कहलाएगा। महासीरा, ये भी महासीरा। दोनों में अंतर क्या है? तो बस अंतर इतना है कि शरीर के निचले हिस्से से रक्त को ला रहा है तो निचला महासीरा कह देते हैं इसे, महासीरा निचला, और शरीर के ऊपरी वाले हिस्से से रक्त को ला रहा है तो इतना कह देते हैं ऊपरा, यानी कि ऊपरी महासीरा। बस
अब ये जो रक्त आएगा यहाँ से दोनों में जाएगा, यहाँ से जाने के बाद रक्त वापस लौट के यहाँ जाएगा और वापस ये वाली रक्त वाहिका से, ये जो दिल है हमारा, हार्ट है, हृदय, यहाँ से रक्त दूर जाता है। तो ये रक्त दूर लेके जा रहा है ना, दूर ले जाने वाले को धमनी कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे धमनी। ये कहलाएगा धमनी। अब ये दूर कहाँ लेके जा रहा है, ये रक्त को ले कहाँ जा रहा है, तो ये फेफड़े के पास ले जा रहा है। फेफड़े को हम फुफ्फुस कहते हैं ना, तो जहाँ फेफड़े से संबंध बना, रक्त फेफड़े के पास जा रहा है, फेफड़े से संबंध बना, तो इस धमनी को फुफ्फुस धमनी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी। रक्त हृदय से दूर ले जा रहा है इसलिए धमनी कहेंगे, और चूंकि फुफ्फुस के पास लेके जा रहा है तो फुफ्फुस धमनी। अब ये जो रक्त है हृदय के पास आ रहा है तो शिरा कहलाएगा, शिरा। शिरा कहलाएगा, इतना तय है। लेकिन पास आ कहाँ से रहा है, तो वहीं फेफड़े से, ये फेफड़े के पास खून गया था, वहां से फेफड़े से वापस खून आ रहा है, तो पास आ रहा है तो शिरा तो कहेंगे, लेकिन फेफड़े से आ रहा है ना, फुफ्फुस से आ रहा है तो फुफ्फुस शिरा कहेंगे। क्या कहलाएंगे, फुफ्फुस शिरा। बस अब फिर से ये खून यहाँ आया, यहाँ से ये वापस यहाँ से ये गया, अब वापस यहाँ पे दिखा दिया हमने, यहाँ पे दिखाना था ये वाला, वापस से ये ब्लड जो है रक्त वापस यहाँ से पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो फिर से हृदय से दूर जा रहा है ना खून, दूर जा रहा है तो दूध दूध मतलब धमनी। अब इसमें फुफ्फुस से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये फुफ्फुस के पास से तो आ ना रहा है ना जा रहा है, तो इसमें फुफ्फुस लिखेंगे नहीं, सिर्फ धमनी। तो चूंकि पूरे शरीर में फैला रहा है, मेन धमनी यही है, तो इसे हम महाधमनी कह देते हैं। जैसे यहाँ सिरा पास ला रहा था तो सिरा, अब पूरे शरीर से ला रहा था तो मेन सिरा यही है तो महासिरा, इसलिए यहाँ मेन धमनी है तो महाधमनी, सिंपल। तो ये सारा नाम हो गया। अब इसमें क्या है, हम जब देखते हैं यहाँ पे तो हमें दिखता है कि जो हमारा हृदय है वो दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ से इसके ऊपर वाला जो है, ये जो लाइन हमने इमेजिनरी लाइन खींचा है, इसके जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला जो है हमारा कहलाता है अलिंद, और इसके नीचे वाला जो है हमारा निलय कहलाता है। यहाँ से इतना से नीचे वाला निलय पार्ट, इतना से ऊपर वाला अलिंद पार्ट। इसके ऊपर दो चैम्बर दिख रहे हैं, दो कोष्ठक, कोष्ठक मतलब चैम्बर ही समझिए, हिंदी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश ही ज्यादा आसान है। चैम्बर, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, यानी कि ये कोष्ठक, हृदय कोष्ठ, ये एक हृदय कोष्ठ, दो कोष्ठ दिख रहे हैं। अब चूंकि ऊपर वाला अलिंद कहलाता है तो ये भी अलिंद कहलाएगा, ये भी अलिंद कहलाएगा। अब चूंकि हम सामने से देख रहे हैं, जबकि ये जो दिल है, हृदय है, ये फिगर है, हम इस तरीके से देखें तो ये हृदय का फिगर होगा, तो हमारा जो दाहिना होगा इधर, बायां होगा इधर, लेकिन हम सामने से देखेंगे तो हमारा दाहिना इधर हो गया, तो सीधे सीधे हम उल्टे समझेंगे। हम इसको सामने से जब देख रहे होंगे तो हमारा दाहिना इसका बायां होगा, हमारा दाहिना इसका बायां होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद। अब इधर दाहिना हाथ है तो ये वाले को बायां अलिंद कहेंगे, इधर बायां हाथ है तो ये वाले को दायां अलिंद कहेंगे। ठीक है, बायां दायां में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ऊपर अलिंद है इधर, चूंकि मेरा दाहिना हाथ है और हम सामने से देख रहे हैं तो इसका बायां अलिंद और ये दायां अलिंद। इसके बाद ये नीचे, नीचे वाला तो दोनों नीला ही कहलाएगा। न से नीचे, न से नीला, अ से ऊपर, अ से अलिंद, एक ही बात है ना, नीचे वाला तो नीला ही कहलाएगा। अब दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, ये देखना है। जब हम सामने से देखेंगे तो हमारा दायां इसका उल्टा होगा, हमारा दायां है तो ये बायां होगा, तो ये बायां नीला और ये बायां दायां नीला हो जाएगा। हमारा दाहिना हाथ इधर है तो इधर वाला बायां नीला, हमारा बायां हाथ इधर है तो इधर वाला दायां नीला। सिंपल, समझ गए। अब इसी को समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। हार्ट यानी कि हमारा हृदय, स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसका काम क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मानव हृदय जो है वो एक पेशीय है। हृदय जो है, हृदय एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग का मतलब मस्कुलर है, मसल से बना है पूरा। इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो है वो मुट्ठी जैसा है, बंद मुट्ठी जैसा, बंद मुट्ठी जैसा है। मुट्ठी जैसा, जैसे हम मुट्ठी बांध लेते हैं ना, जैसा इसका आकार है। क्लेंज फिस्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बंद मुट्ठी जैसा। इसके कितने भाग हैं, तो इसके दो भाग हैं, दो भाग हैं।
ऊपर वाले को अलिंद कह देते हैं और नीचे वाले को निलय कह देते हैं, है ना। अब इसी दो भाग में दाएं बाएं कर देते हैं, तो दो ऊपर में दाएं बाएं, एक दायां अलिंद दायां निलय, दायां ऊपर में दायां अलिंद और बायां अलिंद और नीचे में निलय है, तो दायां निलय और बायां निलय, यही दो हो जाते हैं, दो दो चार। तो टोटल कितने कोष्ठ हो जाएंगे, हृदय में 4 कोष्ठ हो जाएंगे, 4 कोष्ठ। कौन कौन, अलिंद 2 और निलय 2। अलिंद से 2 हो जाएंगे, कौन सा, दायां अलिंद और बायां अलिंद। नीचे निलय है तो निलय से 2 हो जाएगा, दायां निलय बायां निलय। समझ गए। अब दायां बायां में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम ये फोटो को सामने से देख रहे हैं ना, तो हमारा जो दायां होगा इसका वो बायां होगा, सीधा उल्टा लेना है। इधर हमारा हाथ दायां है तो इधर वाला जितना भाग होगा वो सब कहलाएगा बायां। ऊपर है अलिंद, बायां अलिंद, नीचे है निलय, बायां अलिंद बायां निलय। और इधर हमारा हाथ बायां है तो इधर वाला सब इसका दायां होगा। ऊपर है अलिंद, दायां अलिंद, नीचे है निलय, दायां निलय। समझ गए। बस, तो यहाँ से 4 कोष्ठ निकाला, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 4 कोष्ठ होते हैं हमारे मानव हृदय में। सामने दिख रहा है 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ, 4 कोष्ठक का। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, कार्य कैसे करता है वो देखते हैं। कार्य कैसे करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो सिरा है, महाशिरा, ये जो हृदय होता है बिल्कुल यहाँ होता है, बीच में होता है। नीचे का पूरा शरीर और ऊपर का पूरा शरीर, नीचे के पूरे शरीर से रक्त आता है, हृदय के पास ला रहा है तो सिरा कहलाएगा, और पूरे शरीर से ला रहा है तो महाशिरा कहलाएगा। नीचे से लाने वाला निचली महाशिरा, ऊपर से रक्त को लाने वाला ऊपरी महाशिरा। ये रहा निचली महाशिरा और ये रहा ऊपरी महाशिरा। ये पूरे शरीर से रक्त को खींच करके सबसे पहले इधर दायां अलिंद में लाता है। ठीक है। अब ये पूरे शरीर से जो रक्त आ रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो तो खा पी के खत्म कर रखा होगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजनिक रक्त नहीं है, बी ऑक्सीजनिक रक्त है। इसको हम आगे लिखेंगे, बी ऑक्सीजनिक रक्त है। सबसे पहले निचली महाशिरा ऊपरी महाशिरा से दायां अलिंद में आ जाएगा, दायां अलिंद से दायां निलय में रक्त जाएगा, और जैसे ही दायां निलय नीचे से दबेगा तो यहाँ से ब्लड, यहाँ से जो रक्त होगा निकल करके धमनी मतलब हृदय से दूर जाने वाला, दूर से दूध है ना, दूर धमनी, दूर धमनी, दूर जा रहा है तो धमनी। अब ये रक्त चूंकि इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो रक्त नीचे से दबेगा तो रक्त चला जाएगा ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा, फेफड़ों से लाएगा। फेफड़े को शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, इसलिए दूर ले जा रहा है धमनी, फेफड़ों के पास ले जा रहा है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों के पास जाएगा, ऑक्सीजन लेगा ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन ले लेगा, और अब इसके अंदर जो CO2 ज्यादा है वो फेफड़ों को दे देगा। ऑक्सीजन लेके वापिस आएगा, किसके पास, वापिस यही हृदय के पास आएगा। तो पास आ रहा है सिरा फुफ्फुस से पास आ रहा है, फुफ्फुस सिरा, ये रहा फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा से वही ऑक्सीजन लेकर के रक्त आ गया, ऑक्सीजन लेकर के आया है तो ऑक्सीजनिक रक्त हो गया। अब वापिस आएगा, इधर हमारा हाथ है दाहिना तो ये हो जाएगा बायां अलिंद में आ जाएगा, बायां अलिंद से बायां नीला में आएगा। अब जैसे ही बायां नीला फिर से दबेगा नीचे से, इसे कहते हैं प्रकुंचन। प्रकुंचन मतलब सिस्टोलिक। हमारा हृदय जो होता है वो पंप करता रहता है, दबता है फैलता है, दबता है फैलता है, दबता है फैलता है, एक होता रहता है ना, इसी को कहते हैं दिल की धड़कन। तो जैसे ही दबेगा बायां नीला से फिर से जो ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त है यहाँ से निकल के चला जाएगा। अब चूंकि वापस दूर जा रहा है धमनी, दूर जा रहा है धमनी, अब चूंकि उसमें ऑक्सीजन है तो पूरे शरीर में फैलेगा, तो पूरे शरीर में फैलाना है तो महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये रक्त है इसका, ये इसका कार्य है, ऐसे ऐसे कार्य होता है। तो कार्य में इसी को लिखते हैं। सबसे पहले पूरे शरीर से बी ऑक्सीजनित रक्त आता है। बी ऑक्सीजनित रक्त, बी ऑक्सीजनित का मतलब ऑक्सीजन नहीं है उसमें, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आता है। और सबसे पहले कहाँ आता है,
सबसे पहले जो बी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है वो आता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद में आता है, बायां, सॉरी बायां नहीं दायां, ये हमारा हाथ बायां है ना तो इसका दायां होगा, दायां दायां अलिंद में आता है। और किसके द्वारा आता है? महाशिरा के द्वारा आता है। यहाँ लिखेंगे महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में आ जाएगा। ठीक है, अब दायां अलिंद से नीचे दायां नीले में जाएगा, दायां नीले में जाएगा। यहाँ तक उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे दायां अलिंद से दायां नीले में गया। अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पहले इसे ऑक्सीजन लेने जाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लेने जाएगा फुफ्फुस के पास, यानी कि फेफड़ों के पास, फेफड़ा फुफ्फुस एक ही बात है। दायां नीले से फुफ्फुस फेफड़ों के पास जाएगा। अब जाएगा तो दूर जा रहा है ना, दूर जाने वाले को धमनी कहते हैं, धमनी दूर ले जाता है। अब चूंकि फेफड़ों के पास ले जा रहा है तो फुफ्फुस धमनी। दायां नीले से यहाँ लिख रहा हूँ, दायां नीले से कहाँ जाएगा? दायां नीले से जाएगा फुफ्फुस के पास, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, याद रखिएगा, बारी बारी से कहीं बोलना। दायां नीले से फेफड़ों के फुफ्फुस के पास जाएगा। ले कौन जाएगा? धमनी ले जाएगा। चूंकि फुफ्फुस के पास ले जा रहा है तो फुफ्फुस धमनी ले जाएगा, फुफ्फुस धमनी ले जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही फुफ्फुस के पास गया वहां से ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा और CO2 वहां पे छोड़ेगा। जो रक्त है वहां से ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 वहां पे छोड़ देगा। तो इसके बाद जो आएगा वो कहलाएगा ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। ये जो ऑक्सीजनित रक्त होगा ये पता है कहाँ से इंटर करेगा? पास आ रहा है, हृदय के पास आ रहा है ना, सिरा कहलाएगा, सिरा। अब चूंकि फेफड़ा फुफ्फुस से पास आ रहा है, फुफ्फुस से तो संबंध अभी बना हुआ है, तो फुफ्फुस सिरा कहलाएगा। ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस सिरा से कहाँ पे आएगा? फुफ्फुस सिरा से, फुफ्फुस सिरा से हमारा ये दाहिना हाथ है ना, हम सामने फोटो देख रहे हैं, दाहिना हाथ है तो बायां, बायां अलिंद में आ जाएगा। कहाँ? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आ जाएगा, किसके द्वारा? फुफ्फुस सिरा के द्वारा। अब आ गया, बायां अलिंद से नीचे नीला में चला आएगा, यानी कि बायां नीला में, बायां नीला में। और फिर अभी बायां नीला नीचे वाला दबेगा, हृदय, हृदय चूंकि पंप तो कर ही रहा है, दब रहा है, फैल रहा है, दब रहा है, फैल रहा है, तो कर ही रहा है। तो जैसे ही दबेगा, यहाँ से दबेगा तो बायां नीले से रक्त निकल के पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन है ना, तो अब ये रक्त पूरे शरीर में जाएगा। तो यहाँ से बायां नीले से जैसे ही दबेगा रक्त निकल जाएगा। अब चूंकि हृदय से दूर जा रहा है, दूर, दूध, दूध से दूर, ध से धमनी, धमनी धमनी, अब पूरे शरीर में ले जा रहा है तो महाधमनी। बायां नीले से महाधमनी के द्वारा कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे शरीर में फैलेगा। किसके द्वारा? बायां नीले से पूरे शरीर में फैलेगा महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये है पूरा हृदय का सर्कुलेशन सिस्टम, पूरा परिसंचरण तंत्र। यहाँ तक अच्छे से हमने समझ लिया, यही है हमारा हृदय। आप जब 5 नंबर में आएगा आपको लिखना है यहाँ तक। इसके बाद 2-3 लाइन और है जो भी लिखना है, इसको यहाँ तक उतारिए, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 2-3 लाइन और लिखना है, वो लिख देंगे, 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये लिखना है, ये तो हो गया। इसको 2 लाइन और लिख देना है। 2 लाइन क्या लिखना है कि जो नीले है, नीले के बीच की जो ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार, ये मोटी होती है किसके कंपेयर में? अलिंद के बीच की दीवार की कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि अलिंद जो होता है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि चिपकता फैलता नहीं, वो भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना तेजी से नहीं। लेकिन नीचे वाला नीले जो है बहुत कस के सिकुड़ता है, बहुत कस के फैलता है, बहुत जोर से सिकुड़ता है, जोर से फैलता है। तो जब जोर से सिकुड़ेगा तो यहाँ पे अगर दीवार पतली हो तो वो फट जाएगा ना, फट जाएगा तो दोनों मिल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक अशुद्ध खून है, एक शुद्ध खून वाला है। तो फिर तो अगर बीच वाली दीवार ही फट गई तो फिर आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। तो इसलिए इस वाली दीवार को मोटा होना पड़ता है, प्राकृतिक रूप से ही मोटा होना पड़ता है ताकि ये फट ना जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे नीलय के बीच पेशीय भित्ति मोटी होती है,
मोटी होती है। एक और चीज, जहां जहां से ये जो महाधमनी है, जैसे ही नीले जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि दबता है, महाधमनी का काम है पूरे शरीर में एक साथ खून पहुंचाना, और ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए ये बहुत ज्यादा दाब, रक्त दाब झेलता है, बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है। तो इसकी जो दीवारें होती है ना, इस पाइप की दीवारें, वो भी बहुत मोटी होती है। अगर ये मोटी नहीं होंगी तो यहाँ से दबा, एक साथ ढेर सारा ब्लड, रक्त निकल के पूरे शरीर में फैला इस पाइप के द्वारा। अगर ये पाइप पतली हुई तो ये पाइप फट जाएगा। तो ये पाइप भी मोटी होती है। लिखिए, महाधमनी महाधमनी की दीवारें भी मोटी होती हैं। दीवारें भी मोटी होती है। यहाँ पे हो गया आपका 5 नंबर का कंप्लीट। इसको अच्छे से उतारिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे जो हृदय है, हृदय में 4 कोष्ठक हैं। अब हमें, चूंकि हम तो बहुत विकसित जंतु हैं, तो हमें 4 कोष्ठक होते हैं ताकि शुद्ध खून अलग रहे, अशुद्ध खून अलग रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि हम शुद्ध, बहुत ही ज्यादा विकसित जंतु हैं, तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग काम करते हैं, तो इसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें शुद्ध खून, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में फैलाना होता है। एकदम शुद्ध खून फैलाना होता है ताकि एकदम बहुत सारा ऑक्सीजन मिले, बहुत सारा ऑक्सीजन से बहुत सारा एटीपी मिले और बहुत ज्यादा ऊर्जा मिले, और हम अपना सारा काम अच्छे से कर सके। लेकिन बाकी सारे जीव जंतु भी तो हैं, जैसे कि रेंगने वाले सरीसृप, पक्षियाँ, मछलियाँ, ये सब तो ज्यादा विकसित नहीं है, उनको ज्यादा तो काम करना होता नहीं है हमारी तरह। तो क्या उनको भी ऐसा ही हृदय होता है क्या, 4 कोष्ठक वाले, जिसमें शुद्ध खून अलग, शुद्ध अशुद्ध खून अलग? नहीं, उनमें जो हृदय होता है उनमें अलग अलग कोष्ठक हो जाते हैं। कुछ कुछ का तो शुद्ध खून और अशुद्ध खून दोनों मिल जाते हैं और मिल करके पूरे शरीर में फैल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है। तो सबसे पहले इसी में हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना देखेंगे, फिर उसके बाद किताब में दे रखा है कुछ मछलियों का है और सरीसृप जंतुओं का है, उसका हम देखेंगे। आइए, गड़बड़ हो गया। होता क्या है, यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, लंग्स, ओ सॉरी, फुफ्फुस, फेफड़ा और यहाँ पे हमारा अंग होता है, अंग, उत्तक। ये हमारा उत्तक है, ये हमारा फुफ्फुस है और ये हमारा हृदय है। ये सब मानव का है, ठीक है, ये सब मानव का है। ये उत्तक से ब्लड को, यानी कि रक्त को एक साथ ले जाता है, कलेक्ट करके हृदय के पास ले जा रहा है तो सिरा कहलाएगा, हम पढ़ चुके हैं। और चूंकि पूरे शरीर से ले जा रहा है तो इसे महाशिरा कहेंगे। ये हो जाएगा हमारा महाशिरा, ठीक है। अब महाशिरा पूरे शरीर से रक्त को ले जा रहा है, पूरे शरीर में चूंकि फैल चुका है तो ऑक्सीजन तो बांट चुका होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो इसलिए इसमें जो रक्त बह रहा है वो रक्त होगा CO2 से भरी, CO2 से भरी रक्त, यानी कि बी ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। यहाँ जाएगा, यहाँ से रक्त यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये जो है कुछ लिखा है, ये जो रक्त है, हमने अभी हृदय पढ़ लिया कैसे कैसे जाता है। बी ऑक्सीजनित रक्त जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा और इसके बाद यहाँ से दूर जा रहा है, धमनी होगा और फुफ्फुस के पास जा रहा है। ये फुफ्फुस के पास जा रहा है, इसलिए जा रहा है ताकि अपने अंदर वाला CO2 दे सके और इसके अंदर वाला O2 इसमें आ सके, है ना। CO2 देने जाता है, O2 लाने जाता है। अभी ले जा रहा है तो धमनी होगा, फुफ्फुस के पास ले जा रहा है तो फुफ्फुस धमनी कहलाएगा, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब ये O2 इसमें भर गया, ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजन भर गया और ऑक्सीजन भरा हुआ रक्त लाएगा। तो इसमें अब जो रक्त है वो है ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है।
ये जो वापस हृदय के पास ला रहा है, पास लाता है कौन? सिरा, सिरा लाता है। फुफ्फुस से पास ला रहा है तो फुफ्फुस सिरा। ये वाली जो नस है ये क्या कहलाएगी? फुफ्फुस सिरा। ठीक है। अब फुफ्फुस सिरा जो है शुद्ध खून ले आया है, शुद्ध खून आएगा यहाँ से यहाँ इसमें भर जाएगा। अब ये अशुद्ध खून था, डीऑक्सीजनित रक्त, ये शुद्ध खून है, ऑक्सीजनित रक्त। इसके बीच में एक दीवार होती है, दोनों को मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर दोनों मिल जाएगा तो शुद्ध खून शुद्ध तो रहा ही नहीं ना, उसमें भी तो ऑक्सीजन CO2 वाला रक्त, गंदा खून मिल जाएगा, तो फिर गंदा खून पूरे शरीर में फैलेगा और हमें जितना शक्ति मिल पाया था, पहले मिलता था शुद्ध खून से, उतना शक्ति नहीं मिल पाएगा, तो हम इतना विकसित फिर रह ही नहीं पाएंगे। तो हम विकसित हैं क्योंकि हम ज़्यादा काम करते हैं। अब ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा ATP की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा ऊर्जा के लिए पूरे शरीर में एकदम शुद्ध खून, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ केवल खून फैलना चाहिए, मिश्रित खून या गंदा खून नहीं। इसलिए हमारे हृदय में ये 4-4 कोष्ठक बन जाते हैं, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ, सब अलग अलग बटे होते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता। ठीक है। अब यहाँ से वापस ये पचकेगा नीचे से तो ये ऊपर चला जाता है और यहाँ से निकल करके पूरे शरीर में ये फैल जाता है, ये वाला। बस यहाँ से निकल के ये वाला खून यहाँ से निकल के पूरे शरीर में फैल जाता है। अब इसमें खून तो ऑक्सीजन रक्त ही है। अब चूंकि ये हृदय से दूर जा रहा है तो दूर धमनी, दूर धमनी, और चूंकि बहुत बड़ा है पूरे शरीर में फैल रहा है तो महाधमनी, महाधमनी। समझ गए? यही है हमारे शरीर का, हमारे अंदर का सर्कुलेशन सिस्टम। अब चूंकि एक बार रक्त जो है पूरे शरीर में गोल गोल घूमने में हृदय में 2 बार रक्त आता है। जरा ध्यान से देखिए, ये उत्तक है ना, यहाँ से रक्त गया है और आया है। जाने और आने में इस हृदय में रक्त कितनी बार गया? यहाँ से गया तो पहली बार हृदय में घुसा 1 बार, फिर वापस फुफ्फुस के पास गया, फुफ्फुस से वापस आया, फिर हृदय में आया दूसरी बार और फिर आया। मतलब 1 बार चक्कर लगाने में हृदय में खून को 2 बार जाना पड़ता है। तो जब हृदय में 2 बार खून जाएगा तो ऐसे संचरण तंत्र को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र 2 नंबर में ये आ सकता है सवाल। क्यों कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र? जब एक बार रक्त संचरण में जब एक बार रक्त संचरण में रक्त हृदय में 2 बार आवागमन करता है, आवागमन करता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब पूरे शरीर में 1 बार रक्त गोल गोल घूमने में रक्त अगर हृदय में 1 बार गया है तो वैसे परिसंचरण तंत्र को एकहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे। लेकिन शरीर में 1 बार खून घूमने में हृदय में 2 बार हो गया उसका चक्कर, यहाँ हो गया ना, पहले 1 बार जाते ही घुसा था, फिर आके वापस घुसा, 2 बार घुसा, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ गए? और एक और होता है, ये तो हो गया मानव का, जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं। एक कोष्ठक पहले उतार लेना, अब तो मैं इसे गिजबिज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 4 कोष्ठक हो गया। ठीक है। अब है हमारे पास सरीसृप का। सरीसृप क्या होता है? सरीसृप मतलब इंग्लिश में होता है रेप्टाइल्स। वैसे जंतु जो रेंग रेंग के चलते हैं उसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे कि सांप हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल, ना 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 ना, घड़ियाल ना, एक्सेप्ट घड़ियाल। देखिए जैसे में कौन कौन हो सकता है इसमें? सांप और कछुआ, मगरमच्छ नहीं होगा, मगरमच्छ यानी कि घड़ियाल नहीं होगा। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। क्यों होते हैं पता नहीं। पता नहीं, मगरमच्छ रेंग के चलता है लेकिन इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो भाई साहब सरीसृप रेप्टाइल्स में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा, 3 कोष्ठक होते हैं। इसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। जैसे हमारे हृदय में 1 2 3 4 होते हैं ना, सरीसृप के हृदय में 3 ही कोष्ठक होते हैं। कैसा होता है देख लीजिए ना, यही तो है। इसमें ना बीच में यहीं तक दीवार होती है, टिंग टिंग, बस नीचे दीवार होता ही नहीं है, नीचे मिला हुआ होता है। इधर से रक्त आता है, टिक 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 टिक, इसमें मिल जाता है, और यहाँ से एक और होता है नली, यहाँ से रक्त चला जाता है फुफ्फुस के पास ऑक्सीजन लेने और वापस ऑक्सीजन लेके आता है।
और वापस क्या होता है, यहाँ से ये सब मिल जाता है, नीचे वाला जो खून होता है ना, गंदा खून और अच्छा वाला खून, ये सब आपस में मिल के वापस भेज दिया जाता है। ऐसा होता है। ये आपको उतारना नहीं है, इसलिए मैं इसे गिजवी कर रहा हूँ, ऐसा आपको उतारना है नहीं। नीचे वाला जैसे इसमें हमारे में नीचे भी दीवारें होती है ना, जो दोनों को बांट के रखता है, इसमें नीचे में दीवार नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? हटाइए इसको। ये तो सरीसृप में हो गया, 3 कोष्ठक होते हैं, मगरमच्छ छोड़ के मगरमच्छ में 4 कोष्ठक होते हैं। अब हम आते हैं सांप तो हो गया। मछली पे आते हैं। मछली में क्या होता है, इसका जो हृदय होता है ना, वो 2 ही कोष्ठक का होता है। अलग अलग जीव जंतु हैं। ये है, इतना दूर को हृदय कहते हैं। यहाँ से नीचे से खून आता है गंदा वाला, यहाँ पे जमा होता है, फिर यहाँ से इसमें पास होता है, इसमें पास होने के बाद यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे हमारा फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा होता है इसका, मछली का फुफ्फुस के पास जाता है। ये सब भी गंदा खून है, गंदा खून है। ये गंदा खून आगे जाता है, फुफ्फुस के पास भी अच्छा खून बनता है, और अच्छा खून बन के फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल के फिर वापिस आ जाता है। ऐसा होता है इसमें। तो इसमें इसके हृदय में सिर्फ गंदा खून ही बहता है, क्योंकि हृदय के बाद जाकर के साफ होता है ना। गंदा मतलब CO2 भरा हुआ, साफ मतलब ऑक्सीजन भरा हुआ। ठीक है। तो मछली में कितने कोष्ठक, 2 कोष्ठक। अगेन आपको ये वाला नहीं उतारना है, आपको बस इतना याद रखना है, मछली में 2 कोष्ठक है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से उतारिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। रक्तदाब, ये क्या बोला आपने हिंदी में, रक्तदाब। रक्तदाब इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, यानी कि सीधे सीधे कहूँ तो बीपी। आप सब अच्छे से कोरिलेट कर गए होंगे। हाँ, बीपी। बीपी क्या होता है? बीपी नॉर्मल बीपी जो होता है, नॉर्मल नहीं लिखते, साधारण बीपी जो होता है वो है 120/80। ये क्या होता है, इसी को तो आज हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हमारा महाधमनी कहाँ होता था? धमनी मतलब दूर ले जाने वाला, और महा है तो पूरे शरीर में ले जाएगा, मतलब ये वाला है महाधमनी हमारा, महाधमनी है ना। अब यहाँ से खून जो है ये वाला शुद्ध खून, ऑक्सीजनित खून, ऑक्सीजनित खून, रक्त 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 रक्तपूल रक्तपूल रक्त, यहाँ से जैसे ही नीचे वाला नीले दबता है, दबता है मतलब जानते हैं ना, हृदय एकदम दबता है फैलता है, दबता है फैलता है, इसी को इसका धड़कन कहते हैं ना। तो जैसे ही इसका नीचे का दबता है, शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रकुंचन दाब। कैसा लगा सुनने में? नहीं ऐसा लगा। तब दबता है, दबना मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब दबता है, दबता है तो इसको हम कहेंगे प्रकुंचन, प्रकुंचन। ठीक है। और जब फैलता है तो इसको हम कहेंगे शिथिलन या फिर अनुशिथिलन, अनुशिथिलन। नहीं पता चला ना, अभी पता चलेगा। प्रकुंचन को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब पता चला? नहीं पता चला सर, अच्छा कोई बात नहीं, अब पता चलेगा। अनुशीतलन को इंग्लिश में रिलैक्सेशन कहते हैं। सर अब पकड़ा गया, अब पता चल गया होगा, है ना। इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता, ये क्या बात है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पे ऐसे थोड़ी कलंक लगने देंगे, ना 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 ना, हिंदी भी पता है। अनुशीतलन इंग्लिश में रिलैक्सेशन, प्रकुंचन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही हृदय का नीचे से प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन मतलब नीचे से दबता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, नीचे वाला रक्त निकल के महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जैसे ही नीचे से प्रकुंचन हुआ, बहुत सारा रक्त इसमें जो भरा होता है, ये महाधमनी से पूरे शरीर में फैलता है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि ये धमनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर इसकी दीवारें पतली हुई तो ये फट जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी महाधमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है ताकि फटे ना। तो इसके दीवार पे, महाधमनी के दीवार पे महाधमनी के दीवार पे जो दाब लगता है ना, जो दाब लगता है वही दाब ये है। तो ये है क्या? प्रकुंचन के समय, प्रकुंचन, प्रकुंचनन, प्रकुंचनन ये क्या है? प्रकुंचन, प्रकुंचन के समय मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब नीचे वाला दबेगा ना,
तो इस पे सबसे ज्यादा बल लगेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। वो जो प्रेशर होगा 120 mmHg का होगा। सर जी mmHg क्या है? पारा का है, पारा का है। पारा में दाब का वो जो इकाई होता है ना, वही है। ठीक है। अब उसके बाद अब ये हृदय पुचुक तो गया है, तो क्या पुचका ही रहेगा, फैलेगा नहीं, रिलैक्स नहीं करेगा। पुचका प्रकुंचन, फैलेगा रिलैक्सेशन, अनुशीतलन। तो जब अनुशीतलन होता है, अनुशीतलन जब होता है तो इस पे थोड़ा सा प्रेशर अभी लगता है, थोड़ा सा कम हो जाता है प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है दाब वो होता है 80 mmHg का, 80 mmHg का। ठीक है। तो मतलब नीचे से दबा तो इस पे जो प्रेशर आया वो सबसे ज्यादा 120 वाला, नीचे से फैला यानी कि रिलैक्स हुआ तो इस पे जो दबाव आया वो 80 दोनों पे 80 आया। यही है 120/80, यही आपका बीपी में चेक होता है। अगर 120 से ज्यादा है तो समझिए आपका महाधमनी पे ज्यादा दाब लग रहा है, महाधमनी के फटने का दर है। अगर 80 से कम है या फिर 80 से ज्यादा है ये, तो फिर अगेन अनुशीतलन में आपका दिक्कत हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे है, आपका तबीयत खराब रहेगा। ठीक है। तो ये है हमारा रक्तदाब। अब यहाँ पे एक केस भी होता है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। 120/80 से बढ़ गया, मान लेते हैं 130/90 हो गया ऐसा कुछ, तो जो रक्त बहने की स्पीड है इन धमनियों में, यानी कि रक्त वाहिकाओं में जो रक्त बहने की स्पीड है वो तो बढ़ जाएगी। अब बढ़ कैसे जाएगी? पाइप हमारा उतना ही बड़ा रहेगा और अंदर खून उतना ही है, तो ये बढ़ कैसे जाएगा? ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ता है। पाइप पतला हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। पाइप जो है जिससे खून जा रहा है वो पतला हो जाएगा, और अंदर खून तो उतना ही है क्योंकि खून तो हमने खींचा नहीं है ना, खून उतना ही है और पाइप पतला हो गया, तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन कारण क्या है? जो आपका रक्त वाहिकाएं है ना, रक्त बहाने वाली पाइप है, वो अंदर से पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे अंदर जो ब्लड होता है, रक्त बहता है और तेजी से बहने लगता है। समझ गए? इसे उतारिए। हाँ, एक चीज तो बताना रह गया कि ब्लड प्रेशर है इसको नापते कैसे हैं। तो एक मशीन होता है उससे नापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त वाहिकाएं, इंग्लिश में ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, ये दोनों को मिलाने वाली बीच वाले केशिका। धमनी को इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टरी, सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन, और केशिका को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। ठीक है। धमनी दूर ले जाएगा हृदय से, धमनी जो है हृदय से रक्त को दूर ले जाता है और फैलाता है ना। तो धमनी जो होगा अंदर से ना मोटी होती है, ये इतनी मोटी होती है। धमनी की जो सिरा होती है, दीवार होती है ना, वो मोटी होती है, मोटी दीवार। लेकिन सिरा सिरा पास लाता है, पास लाएगा तो धीरे धीरे लाएगा, इस पे कोई प्रेशर है नहीं, तो इसकी जो अंदर की अंदर का है वो थोड़ा पतला होता है। यही सट गया, इतना पतला भी नहीं होता, इतना पतला होता है। ध्यान से देखिए, ये कितना मोटा है अंदर से और ये कितना पतला है, इसी की वजह से पतला पतली दीवार किसकी? सिरा की। अब बेचारा केशिका क्या है, तो ध्यान से समझिए। धमनी रक्त ले गया है, सिरा रक्त लाता है, तो कोशिका को कौन देता है? ये ले जाता है। कोशिका को देने के लिए ना ये लाता है कोशिका से छीन करके, तो कोशिका को देता कौन है? ये देता है केशिका। देखिए धमनी जाता है और ऐसे बहुत छोटे छोटे एक धमनी गया, ये है हमारे पास धमनी। ठीक है, धमनी रक्त को ले गया कोशिका के पास और जाएगा कोशिका के पास जाकर के बहुत छोटे छोटे भागों में ये क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अभी जो छोटी छोटी कोशिका मान लीजिए एक पाइप गया है, ये पाइप आगे जाके कई पाइपों में, मैं 3 दिखा रहा हूँ, 1 2 3 पाइप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कई पाइप होते हैं बहुत सारे होते हैं। ये पाइप ना बहुत पतली होती है, ये पतली वाली पाइप इतनी पतली पाइप होती है कि इसके अंदर से जो भी पोषक तत्व होते हैं ऑक्सीजन होते हैं बाहर निकल आते हैं। पोषक तत्व जो ऑक्सीजन लेके गया है वो सब बाहर आ जाता है और किसके पास चला जाता है किसके पास चला जाता है? कोशिका के पास चला जाता है। पोषक तत्व, ऑक्सीजन, साथ में प्लाज्मा जो होता है रक्त में, प्लाज्मा पानी जैसा तरल पदार्थ वो भी चला जाता है और साथ में कुछ प्रोटीन चले जाते हैं, छोटे प्रोटीन, बड़े प्रोटीन तो छन जाते हैं, छोटे प्रोटीन तो धमनी जाता है, आगे जाके बहुत पतली पतली, एकदम बहुत पतली पतली छोटे पाइपों में बढ़ जाता है। वही छोटे पाइपों को हम केशिका कहते हैं, इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। ये इतनी पतली होती है कि इससे रक्त के कुछ भाग बाहर आ जाते हैं कौन आता है? प्लाज्मा आता है, उसके साथ छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं वो पाइप को पार कर जाते हैं, पोषक तत्व और ऑक्सीजन, ये सारी चीज बाहर आ जाते हैं। यही सारी चीजों को मिला करके हम लसिका कह देते हैं। क्या कहते हैं? लसिका, लसिका, ठीक है। यही ये एक तरह का पानी जैसा ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज बह के जाएगा तो जो पानी जैसा होगा वही बह के जाएगा ना। तो इसमें प्लाज्मा तो ये भी पानी की तरह ही होता है, इसमें बस ऑक्सीजन, छोटे प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। और हाँ, एक चीज और होता है इसमें इसमें एक चीज और होता है, WBC भी होता है। WBC, RBC नहीं होता, RBC नहीं होता तो ये जो लसिका होगा वो लाल नहीं दिखाई देगा, सफेद यानी कि रंगहीन दिखाई देगा, क्योंकि RBC नहीं है, RBC छट गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये पोषक तत्व सब चला गया कोशिका के पास, लेके कौन गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन घुला हुआ है? पहले तो पोषक तत्व, खाना पानी, फिर ऑक्सीजन, WBC और छोटे छोटे प्रोटीन, इसी को मिला के हम लसिका कह देते हैं। अब बाकी जो रक्त बचा हुआ है आगे चला जाएगा और मिल जाएगा सिरा में, और वही सिरा जा करके फिर से हृदय को दे देगा। बस यही होता है रक्त वाहिकाएं, समझ गए? अब ये जो लसिका है इसका क्या होता है? कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाना इसका काम है, लसिका का ओवरऑल लसिका नाम है। इसको हम ये लसिका कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और वापस जब कोशिका अपना अच्छे से सारा पोषक तत्व ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वापस जो बचा हुआ तरल पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, क्योंकि कोशिका क्या करता है? ऑक्सीजन रख लेगा, अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है वो दे देगा, लसिका को दे देगा, और लसिका फिर आगे जाकर के यही वेन में जाके छोड़ देता है, सबको वेन में जाके छोड़ देता है लसिका, ठीक है। लसिका भी छोटे छोटे पाइपों से जमा होकर के यही वेन में चला जाता है तो ये डिटेल में आपको 11th में पढ़ना है, 12th में, 11th और 12th में पढ़ना है, तो इतना आप डिटेल में मत जाइए, बस इतना समझिए कि प्लाज्मा यहाँ से बह के निकल जाता है, चूंकि पतले पाइप हो जाते हैं तो इसके साथ पोषक तत्व और ऑक्सीजन, WBC, छोटे प्रोटीन भी निकल आते हैं, उसी को टोटल मिला के लसिका कहते हैं, ठीक है। अब वापस फिर सीरा में चला जाता है और सीरा वापस हृदय में चला जाता है, ठीक है, समझ गए? इसे उतारिए। हाँ, अब हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, पादपों में पादपों में बहन, उसको पढ़ते हैं और इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। पादपों में बहन, तो पादपों में बहन क्या होता है? सबसे पहले तो उसमें पानी का वहन होगा, जमीन से पानी खींचता है, खनिज खींचता है, जो भी कच्ची सामग्री उसे प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए वो सब जमीन से लेता है ना। तो उसके लिए उसे एक वहन तंत्र चाहिए, वहन मतलब ट्रांसपोर्ट यूनिट, वहन प्रणाली चाहिए जो नीचे से खींच के उसे पत्ती तक ला के दे सके। ये तो पहला हो जाएगा। और दूसरा, जो पत्तियों में खाना बनाए प्रकाश संश्लेषण की मदद से, वो खाना को पूरे शरीर में फैलाए, तो उसके लिए भी पाइप पूरे शरीर में उसके होने चाहिए। उस पाइप का क्या नाम है? उसी को हम कहते हैं पादपों में वहन। तो ये दो तरीके के हैं। पादपों में वहन की जरूरत जो है वो दो चीजों के लिए होती है। पहला तो जल प्लस खनिज, ये सारी चीजें जो कच्ची सामग्री है। अब कच्ची सामग्री क्या है, हम पिछले पोर्शन में पढ़ चुके हैं तो हम लिखेंगे नहीं। कच्ची सामग्री जो आता है जड़ से, वो जल और खनिज, वो आता है एक पाइप से। उस पाइप का नाम है ज से जल, ज से जाइलम, ज से जाइलम। क्या नाम है? ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। ये जाइलम इनके पूरे शरीर में फैला होता है, जड़ से लेकर के ऊपर पत्ते तक। जड़ से पानी सोखेगा और जो खनिज है ये सब सोखेगा और उसको पत्तियों तक खींच के ले जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पेड़ बनाता हूँ यहाँ पे,
पेड़ तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया। कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये जड़ है, जड़ से ये पाइप लगा रहेगा, ये पाइप है, पाइप है, पाइप है, पत्तियों तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं जाइलम। ये जड़ से पानी वानी और जितना भी पोषक तत्व है क्या खींचेगा, जल और प्लस में खनिज, ये सारी चीजें खींचता है। अब खींचता कैसे है, इसके पास जादुई ताकत तो है नहीं कि नीचे से ऊपर खींच लेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे टब में पानी रखा हुआ है और ऊपर से हम जब कोई पाइप गिराते हैं और टब में पानी में पाइप को जब हम डाल देते हैं तो पाइप से ऑटोमेटिक पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो हमें अपने टंकियों में पानी भरने के लिए मोटर की जरूरत थोड़ी होती। बस ऊपर से पाइप गिरा देते नीचे नदी में या कहीं किसी में भी कली में जोड़ देते, पानी ऑटोमेटिक चढ़ जाता। नहीं चढ़ता ना। तो पेड़ पौधों में कैसे चढ़ जाता है भाई? दो कारकों की वजह से। पहला, ये जो जाइलम होते हैं ना, ये जड़ से जुड़े होते हैं और जड़ खनिजों को अपनी ओर अंदर खींच लेता है। खनिज होते हैं, आयन होते हैं, जाइलम में खींच लेते हैं। तो जब जाइलम में खनिज आयन इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है ना, तो खनिज और आयन के पास गुण होता है कि वो ज़्यादा जहाँ रहेंगे ना वहाँ पे जल को खींचेंगे। तो जैसे ही खनिज और आयन को ये जाइलम जड़ की मदद से अपने अंदर खींचते हैं, उसके साथ साथ जल भी आकर्षित होकर आने लगता है। और जैसे ही जल आने लगेगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, जल का लेवल ऊपर होने लगेगा इसका। लेकिन ये सिर्फ एक कारक है, सिर्फ एक कारक से ये इतने ऊंचे पेड़ पे जल को नहीं चढ़ा सकता है। दूसरा कारक भी है। दूसरा कारक क्या है? दिन में हम जानते हैं पत्तियों के नीचे अस्टोमेटा होता है, अस्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दिन में जब तापमान अधिक होता है तो पत्तियों में से जल के वाष्प उड़ते हैं। जल गर्म होकर के बाष्पन होता है, उसका बाष्पन प्रक्रिया आपने पढ़ा है ना। जल के वाष्प उड़ जाते हैं इन पत्तियों से, ऐसे ऐसे जल के वाष्प उड़ जाते हैं बाष्पन प्रक्रिया से। तो यहाँ पत्तियों में पानी था, बाष्पन की वजह से उड़ गया, तो जो पानी जहाँ था वो खाली हो गया। तो इसे जहाँ खाली पानी था वहाँ पानी जाता है, एक बल लगता है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं चूसन बल। जैसे ही पानी ऊपर उठा, पानी का जगह खाली हुआ तो वहाँ फिर से पानी आके फिलअप होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हवाएं भी ऐसी ही चलती हैं। पूरी दुनिया में, पूरा वातावरण में हवा फैला हुआ है। मान लो यहाँ ज़्यादा गर्मी हुई है, यहाँ का जो भी हवा था गर्म होकर के ऊपर उठ गया, तो यहाँ हवा की कमी हुई है। तो जहाँ हवा की कमी हुई, अधिक जहाँ हवा है वहाँ से बहुत तेजी से आके यहाँ कम वाले एरिया में हवा भरेंगे। इसी आवागमन में हवा तेजी से चलती है, हवा चलती है, बहती है, यही तो होता है ना। सेम सेम यहाँ भी होता है। जैसे ही यहाँ बाष्पन प्रक्रिया से पानी उड़ गया, पानी की कमी हुई, तो नीचे से पानी को चूसना शुरू कर देंगे। तो चूसन बल भी लगता है, चूसन बल, खिंचाव बल भी लगता है जो इसको ऊपर की ओर खींचता है। तो आयन की वजह से नीचे से ढकेलन बल कुछ अजीब लगा सुनने में, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। नीचे से धकेलने वाला बल लगता है और ऊपर से बाष्पन की वजह से चूसने वाला, सोखने वाला बल लगता है। तो नीचे से एक धकेल रहा है, ऊपर से खींच भी रहा है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें तो हम समझ लिए, लिखेंगे भी तो, क्योंकि हमें नोट्स भी चाहिए। तो आइए लिखते हैं जाइलम। सबसे पहले लिखते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो यही पत्तियों में जो जल होता है उसका बाष्पन प्रक्रिया से उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों में मौजूद जल का बाष्पन प्रक्रिया से उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बाष्पन प्रक्रिया। फिर उसके बाद बाकी तो खत्म ही हो गया, सारी चीजें आप समझ ही चुके हो कहानी, कैसे जल ऊपर जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जल ऊपर कैसे जाता है, ऊपर कैसे जाता है। दो बल लगते हैं ना, दो बल लगते हैं। कौन कौन? सबसे पहले नीचे से एक धकेलता है, किसकी वजह से? आयन सांद्रण की वजह से, आयन सांद्रता की वजह से, आयन सांद्रता की वजह से आयन नीचे से धकेलता है एक बल, आयन सांद्रता की वजह से। और ऊपर से एक सोखता है, चूसन बल लगता है। चूसन बल लगता है किसकी वजह से? बाष्पोत्सर्जन की वजह से, बाष्पोत्सर्जन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे दो बल लगता है। ठीक है, ये हो गया जल और खनिज की बात। अब इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं कि पादपों में जल का तो हो गया, खाना का कैसे इधर उधर होता है, इसको उतारिए। हाँ, एक चीज और, ये जो जाइलम है, चूंकि जड़ से
पानी को ऊपर ले जाना होता है तो सिर्फ ये एक डायरेक्शन में ही, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ही ये फ्लो करते हैं। इनका फ्लो कैसा है, यहाँ लिख देता हूँ। फ्लो मतलब बहना, कैसे बहते हैं, नीचे से ऊपर, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही दिशा में। ठीक है, अब आइए, अभी तो जल का हो गया, पादपों में भोजन भी तो बनता है। भोजन का भी तो पूरे पादपों में परिवहन कराना होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है। तो भोजन को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड। एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। तो भोजन का परिवहन कौन कराता है पादपों में, फ्लोएम। फ्लोएम होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्लोएम ये भी तो एक तरह की नली ही होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नली बनाया ना पूरे शरीर में, पादप के शरीर में, ये भी नली ही होती है। लेकिन क्या है, इसमें एक सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका बनाती है चालन नलिका। इस तरीके से ये चालन नलिका बनाती है। इस तरीके से ये है सहायक या कह लें साथी कोशिका, ये भी है साथी कोशिका, और ये बनाती है अपने अंदर चालन नलिका। चालन नलिका, ये सब वही है, चालन नलिका ये सब वही है। ये होता क्या है, एक कोशिका होती है साथी कोशिका, ये बनाती है चालन नलिका। जैसे सुना है ना आपने कि हम कैसे वो छप्पर जो बनता है खप्पर से, कैसे खप्पर को लगा लगा के पूरी नली बना देते हैं पानी बहने के लिए, उसी तरह ये जो साथी कोशिका है बनाती है चालन नलिका, और चालन नलिका लगा के पूरी पाइप बना देती है, और यही पूरी पाइप को हम फ्लोएम कहते हैं। इसी से फूड बहता है। ठीक है, इसी से फूड बहता है। अब फूड क्या है यानी खाना क्या है, पत्तियों में बनता है ना खाना, पत्तियों में बनता है। कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण से हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब खाना कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ इसकी जरूरत है। अब खाना किस लिए खाते हैं, सिंपल सी बात है जहाँ काम हो रहा होगा वहाँ खाना की जरूरत होगा, ऊर्जा की जरूरत होगा, तो खाना वहाँ जाएगा। जहाँ कोई चीज़ वृद्धि कर रहा होगा, जैसे कि जड़ बढ़ता है मिट्टी में, ज़्यादा खाना की जरूरत वहाँ है। टॉप यानी कि खोपल जो है, जहाँ नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं, वहाँ पे खाना की ज़्यादा जरूरत होती है, तो ज़्यादा खाना वहाँ जाएगा। बीज, फल, पहले फूल, फल, बीज, ये बढ़ते रहते हैं, इनको खाना ज़्यादा की जरूरत है। तो जहाँ खाने की ज़्यादा जरूरत है वहाँ खाना जाता है। किसकी मदद से जाता है, फ्लोएम की मदद से जाता है। अब फ्लोएम जो है चूंकि जड़ की तरफ भी जा रहा है, ऊपर टॉप यानी कि एकदम टॉप कोपल की तरफ भी जा रहा है, बीज की तरफ भी जा रहा है, फूल की तरफ भी जा रहा है, हर तरफ जा रहा है, तो ये सभी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, है ना, समझ गए, ऊपर भी नीचे भी। इनका वहन दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होता है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे आपका पादपों में वहन कंप्लीट हुआ। आप समझ चुके हैं फ्लोएम कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा वृद्धि की जरूरत है। अब इसको लिख सकते हैं, फ्लोएम खाना कहाँ ले जाता है, खाना कहाँ ले जाता है, तो जहाँ ज़्यादा जरूरत है जड़ के पास ले जाएगा, फल के पास ले जाएगा, कोपल के पास ले जाएगा, बन रहे बीज के पास ले जाएगा, यहीं ले जाएगा, है ना। बस तो समझिए ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट, पादपों में वहन कंप्लीट, और ओवरऑल हमारा पूरा वहन तंत्र कंप्लीट हो गया। तो खत्म करते हैं आज का लेसन। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। लंबा हो गया का।